गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी। आज मैं आपको 12th क्लास के इतिहास का चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन आंसर करवाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा वीडियो अंत तक देखेंगे, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल के बारे में आप अपने कमेंट्स भी ज़रूर देंगे। आज का पहला मेरा क्वेश्चन है कि मुगल कौन थे और मुगलों के राजनीतिक इतिहास की व्याख्या करनी है हमें। तो सबसे पहले मुगल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? मंगोल से हुई है। भले वे अपने आप को मुगल साम्राज्य की भव्यता का प्रतीक मानते हैं, लेकिन फिर भी मुगलों का नाम उन्होंने स्वयं नहीं चुना था। वे अपने आप को क्या कहलाते थे? तैमूरी कहलाते थे, क्योंकि पिता की ओर से तुर्कों के शासक किसके? तैमूर के वो वंशक थे। और जो पहला शासक, जो मुगल शासक था बाबर, उसकी माता का संबंध चंगेज खान का था। वह तुर्की बोलता था और उसने स्वयं मंगोलों का उपहास करते हुए उसे बर्बर गिरोह का नाम दिया था। मुगल राजवंश के लिए मुगल शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोपियन ने किया था, उसके बाद से इस शब्द का निरंतर प्रयोग होता गया है। अब मैं आपको बताऊंगी मुगलों का राजनीतिक इतिहास। मुगलों के राजनीतिक इतिहास का वर्णन का आरंभ बाबर से मैं करती हूँ। मुगल साम्राज्य भारत में कई क्षेत्रीय राज्यों को मिलकर बना था। यह विजयों तथा मैत्री संधियों का परिणाम था। साम्राज्य के संस्थापक, उनका पूरा नाम था जहीरुद्दीन बाबर, ने अपने प्रतिद्वंदियों उज़्बेकों ने उसके देश फरगना से उन्हें भगा दिया था। उसने सबसे पहले स्वयं को किस में स्थापित किया था? जहीरुद्दीन बाबर ने काबुल में स्थापित किया। उसके बाद 1926 में वे अपने दल के सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षेत्रों तथा संस्थानों की खोज में भारतीय महाद्वीप की ओर आगे बढ़े थे। तो ये था बाबर के बारे में। बाबर के बाद आता है हुमायूं। बाबर के पुत्र कौन थे तथा उत्तराधिकारी? नसीरुद्दीन हुमायूं 1530 से 40 के बीच में, और उनका 1555 से 56 के बीच में साम्राज्य की सीमाओं में उन्होंने विस्तार किया, परंतु वह अफगान नेता शेरशाह सूरी से पराजित हो गया और भारत से भागने के लिए विवश हो गया। उसे ईरान के सफ़ाकी शासक के दरबार में शरण लेनी पड़ी थी और उसी की सहायता से 1555 में हुमायूं ने सूरों को पराजित कर दिया था, परंतु एक वर्ष बाद ही उनकी मौत हो गई थी। तो बाबर के पुत्र कौन थे? हुमायूं। तो हुमायूं के बाद आता है उनके बेटे जलालुद्दीन अकबर। हुमायूं के पश्चात जलालुद्दीन अकबर ने राज सिंहासन संभाला। उसे सबसे महान मुगल शासक माना जाता है, क्योंकि उसे न केवल साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि सुदृढ़ किया, समृद्ध किया। वह अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करके हिंदुकुश पर्वत तक के विस्तार करने में सफल रहा। उसने ईरान के सफावियों और तुरान के उज़्बेकों की विस्तारवादी योजनाओं को लगाम लगा दिया था। तो उसने उन पर भी अपना कब्जा जमा लिया था। किसने? जलालुद्दीन अकबर ने। अब इसके बाद आता है अकबर के उत्तराधिकारी। अकबर के बाद जहांगीर आए। जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य का नेतृत्व किया। ये तीनों ही योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध हुए। इनके अधीन क्षेत्रीय विस्तार रहा, यद्यपि उनकी नीति काफ़ी धीमी रही। उनके शासन में विभिन्न यंत्रों को बनाया, उन्हें सुदृढ़ किया, मुगलों की शाही संस्थाओं को ढांचे का निर्माण करा और 16वीं शताब्दी तक के होता रहा। उनकी तरक्की होती रही। इनके प्रशासन और कराधान से प्रभावशाली तरीके शामिल थे। मुगल शक्ति का सुस्पष्ट केंद्र राजदरबार था। राजदरबार बहुत अच्छा था मुगलों का। मुगलों द्वारा आरंभ की गई राजनीतिक व्यवस्था, सैन्य शक्ति और उपमहाद्वीप की भिन्न भिन्न परंपराओं के सम्मिश्रण पर आधारित थी। और मुगल वंश का जो अंत हुआ 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, मुगल राजवंश की केंद्रीय शक्ति क्या हो गई? कम हो गई। अतः दिल्ली, आगरा अथवा लाहौर जैसे राजधानी नगरों में नियंत्रित एक विशाल साम्राज्य की स्थापना पर कई शक्तियां उभर आई। फिर भी सांकेतिक रूप से मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा बनी रही और 1857 में इस वंश के अंतिम वंशज बहादुर शाह जफर दुनिया द्वितीय को अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका और उसी के साथ ही मुगल राजवंश का अंत हो गया। आज का मेरा सेकंड क्वेश्चन है, मुगल पांडुलिपियों में चित्रकारों तथा चित्रों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। इस संबंध में इस बात पर तनाव था और क्यों था? तो मुगल पांडुलिपियों की रचना में चित्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। किसी बादशाह के शासन को घटनाओं का विवरण देने के लिए इतिहासकारों ने लिखित पाठ के साथ साथ उन घटनाओं को चित्रों के माध्यम से भी प्रकट किया। जब किसी चीज़ को चित्रों के माध्यम से प्रकट करते हैं तो वो चीज़ें क्या होती है? बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है और समझ में जल्दी आती है। जब किसी पुस्तक में घटना और विषयों के दृश्यों द्वारा दर्शाना होता है तो सुलेखर उसके आसपास के पृष्ठों पर खाली छोड़ देते हैं। चित्रकार शब्दों में वर्णित विषय को अलग से चित्रों में उतारकर जहां संकलन कर देते हैं वे लघु चित्र होते हैं, जिन्हें पांडुलिपियों के पृष्ठों पर आसानी से लगाया और देखा जाता है। इन चित्रों का क्या महत्व था? चित्र किसी पुस्तक के सौंदर्य को क्या करते हैं? एक तो वृद्धि करते हैं। इसके अतिरिक्त राजा और राजा के शक्ति के विषय में जो बात शब्दों से नहीं कही जाती वो चित्रों के द्वारा अच्छी तरह से व्यक्त कर दिया जाता है। इतिहासकार अब्दुल फजल
फजल ने चित्रों को एक जादुई कला की उपमा भी दी है। उनकी राय में यह कला किसी निर्जीव वस्तु में क्या करती है, प्राण फेंक देती है। और वैसे भी जब हम किसी चित्र के माध्यम से किसी चीज़ को देखते समझते हैं तो वो चीज़ हमें अच्छी तरह से समझ आती है। फिर चित्रों को लेकर तनाव क्यों था? बादशाह और उसके दरबार, उसमें हिस्सा लेने वाले लोगों ने चित्रों की रचना को लेकर शासकों और रूढ़िवादी वर्ग अर्थात उल्मा के बीच में निरंतर तनाव बना रहता था। उल्मा का कुरान के साथ साथ हदीस, जिसमें दिए गए पैगंबर मोहम्मद के जीवन के एक प्रसंग के आधार पर यह कहना था कि इस्लाम मानव रूपों में चित्रण की अनुमति नहीं देता है। इस प्रसंग में पैगंबर साहिब प्राकृतिक रूप से जीवित प्राणियों के चित्रण को मनाही करते थे। इसका कारण ये थे कि ऐसा करने से उन्हें ऐसा लगता था कि कलाकार रचना की शक्ति को अपने हाथ में लेने का प्रयास कर रहे हैं, पर यह एक ऐसा कार्य था जो केवल ईश्वर ही कर सकता था। इसलिए इस्लाम में जो जीवित प्राणियों को चित्रित करने की मनाही है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मुग़ल काल में ईरानी कलाकार भारत में भी आए थे और कुछ को तो मुग़ल दरबार में भी लाया गया था। उदाहरण के लिए मीर सैयद अली और अब्दुल समद बादशाह हुमायूं के साथ दिल्ली आए। कुछ अन्य कलाकार संरक्षण तथा प्रतिष्ठा पाने के लिए भारत पहुँचे, परंतु बादशाह और रूढ़िवादी मुस्लिम परंपराओं के प्रवक्ताओं के बीच जीवधारियों के चित्रण बनाने पर मुग़ल दरबार में हमेशा तनाव जारी रहा। इस संबंध में अकबर का दरबारी इतिहासकार जो अबुल फजल थे वो कहते हैं कि कई लोग इस जगह ऐसे हैं जो चित्रकला से घृणा करते हैं, परंतु मैं ऐसे लोगों को नापसंद करता हूँ। उन्हें लगता है कि कलाकार के पास खुदा को पहचानने का बेजोड़ तरीका है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे यह महसूस होता है कि वह खुदा की रचना को जीवन नहीं दे सकता। तो ये अबुल फजल का कहना था। वो एक अच्छे कलाकार थे और कलाकारों की बहुत ज़्यादा इज्जत किया करते थे। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा तथा उसके लेखक अबुल फजल के बारे में बताओ, या मुगल इतिहास के शोध में अकबरनामा का वर्णन कीजिए। अकबरनामा एक महत्वपूर्ण चित्रित मुगल इतिहास है। इसमें लगभग 150 पूरे तथा दोहरे पृष्ठ वाला घेराबंदी, शिकार, भवन निर्माण आदि का सब चीज़ों का चित्रण है। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी अबुल फजल कौन थे। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल का पालन पोषण मुगल राजधानी आगरा में हुआ था। वे अरबी, फारसी, यूनानी दर्शन और सूफीवाद से भली भांति परिचित थे, उनको जानते थे। वे एक स्वतंत्र चिंतक थे जिसमें सदैव संकीर्ण विचारों का विरोध किया था। उनके इन्हीं गुणों के कारण अकबर उन्हें बहुत ज़्यादा से प्रभावित थे। इसलिए उसने अकबर अब्दुल फजल को अपना सलाहकार और अपनी नीतियों के प्रवक्ता के रूप में उपयुक्त पाया था। बादशाह राज्य की धार्मिक रूढ़िवादियों के नियंत्रण से मुक्त करना चाहता था। अब्दुल फजल ने अकबर के शासन में जुड़े विचारों को न केवल आकार दिया बल्कि उन्हें स्पष्ट रूप से व्यक्त भी किया। अब मैं आपको बताऊंगी अकबरनामा क्या है। अब्दुल फजल ने अकबरनामा पर 13 वर्ष तक कार्य किया। इस दौरान उसने इसके प्रारूप में कई बार सुधार किया। वह इतिहास की घटनाओं के वास्तविक विवरण, शासकीय दस्तावेजों तथा जानकार व्यक्तियों के मौलिक प्रमाणों पर आधारित है। अकबरनामा को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण देने के लिए लिखा गया है। साथ ही इसमें समय के साथ होने वाले बदलावों का भी उल्लेख किए बिना ही अकबर के साम्राज्य की भौगोलिक, सामाजिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक पक्षों का बहुत अच्छे से विवरण किया गया है जो अब्दुल फजल ने किया है। तो ये था मेरा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब मेरा है फोर्थ क्वेश्चन, ऑटोमन साम्राज्य के समय मुगलों के संबंधों पर प्रकाश डालिए। ऑटोमन साम्राज्य के समय मुगलों के संबंधों का उद्देश्य ऑटोमन नियंत्रण वाले क्षेत्रों में व्यापारियों तथा तीर्थ यात्रियों के स्वतंत्र आवागमन को निबाध करना था, यानी बिना रोक टोक के आने जाने देना। वह हिजाज अर्थात ऑटोमन अरब के उस भाग के लिए विशेष रूप से सत्य था जहाँ मक्का और मदीना के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल थे। मुगल बादशाह प्राय इस क्षेत्र के साथ अपने संबंधों को धर्म तथा वाणिज्य के मामलों से जोड़ते हैं। यह लाल सागर के बंदरगाह, अदान और मोखा को बहुमूल्य वस्तु का निर्यात करते थे। इनकी बिक्री से जो आय प्राप्त होती थी तो उस प्रदेश के धर्मस्थलों तथा फकीरों में बांट दिया जाता था। परंतु औरंगजेब को जब अरब भेजे जाने वाले धन के दुरुपयोग का पता चला तो उसने भारत में ही इसके वितरण पर बल दिया, क्योंकि उनका मानना था यह भी वैसा ही ईश्वर का घर है जैसे मक्का है। तो ये मेरा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर था। अब मेरा फिफ्थ क्वेश्चन है आज का, अकबर के धार्मिक विचार किस प्रकार परिपक्व हुए इसके बारे में और उससे क्या बड़ा परिवर्तन आया। अकबर की धार्मिक ज्ञान की चाह ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने में विद्वान
विद्वान मुसलमानों, हिंदुओं और फारसियों, ईसाइयों के बीच धर्म अंतर, धार्मीय वाद विवादों को जन्म दिया। अकबर के धार्मिक विचार विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के विद्वानों से प्रश्न पूछने और उनके धर्म सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त करने से और ज़्यादा परिपक्व हुए। धीरे धीरे उसने धर्म को समझने के रूढ़िवादी तरीकों पर बल दिया। अब उसका झुकाव प्रकाश और सूर्य पर केंद्रित देवीय उपासना की ओर गया। फलस्वरूप अकबर और अबुल फजल ने प्रकाश के दर्शन का सृजन किया और इसका प्रयोग राजा की छवि तथा राज्य की विचारधारा को आकार देने में किया। उसके देवीय रूप से प्रेरित व्यक्ति का अपने लोगों पर सर्वोच्च प्रभुत्व तथा अपने शत्रुओं पर पूर्ण नियंत्रण होता है। तो ये था मेरे आज के 5th क्वेश्चन का आंसर।